हेलो एवरीवन, दिस इज राधा और आज के इस लेक्चर में हम लोग इवोल्यूशन का रिवीजन करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इवोल्यूशन और इकोलॉजी का रिवीजन करवा दो। तो इकोलॉजी का तो मैंने वन शॉट जो है वीडियो वो अपलोड कर दिया है, साथ में मैंने टूल्स और टेक्निक्स जो है उसका इंपॉर्टेंट पोर्शन अपलोड कर दिया है। और अभी हम लोग इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। पैरेलली इसके बाद मैं डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म के कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं, उनमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग वो अटेम्प्ट कर सकते हो। इजी टॉपिक्स हैं जिसमें से चांसेस रहता है 50-50% की क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैं टॉपिक्स आपको करवा दूंगी। हार्डली वो 20 मिनट का लेक्चर होगा डाइवर्सिटी का, तो वो भी आप लोग देख लेना। सो अभी हम लोग इवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। इवोल्यूशन जो है ये जेनेटिक लेवल पे होता है। जेनेटिक लेवल पे इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्व होना, टाइम के साथ साथ बदलाव होना। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर जो हैं, वो हमारे मंकी है, बंदर है, तो टाइम के साथ इवोल्व हो के कितने चेंजेस आ गए है ना। तो वो चीज यहाँ पर है कि इवोल्यूशन जो है जेनेटिक लेवल पे होता है, परमानेंट होता है कि अगर एक चीज में इवोल्यूशन हो गया तो वो रिवर्ट बैक नहीं करेगी। साथ साथ में ये गोल ओरिएंटेड नहीं होता। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इवोल्यूशन गोल ओरिएंटेड होता है, तो गोल ओरिएंटेड नहीं होता है। ठीक है, इसी के अलावा क्या ये हेरिटेबल है? बिल्कुल हेरिटेबल है, बिल्कुल हेरिटेबल है। इसी के साथ में हेरिटेबल का मतलब कि क्या ये एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसफर होता है? बिल्कुल होता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पेरेंट्स जो है ह्यूमन है और हम लोग बंदर पैदा हो गए हो, नहीं ना। तो यानी कि अगर हमारे पेरेंट्स इवोल्व है तो वो हेरिटेबल होके हम भी ह्यूमन ही दिखाई दे रहे हैं, तो हेरिटेबल है। गोल ओरिएंटेड नहीं होता। गोल ओरिएंटेड का मतलब ये है कि नेचर कभी भी प्री डिसाइड करके कुछ चीज में बदलाव नहीं करती, वो हो जाता है। कोई गोल नहीं होता नेचर का कि मुझे ये बदलाव करना है, राइट। और ये परमानेंट होता है, जेनेटिक लेवल पे, डीएनए लेवल पे होता है। ये बेनिफिशियल भी हो सकता है। अब मान लो कि आप लोग अपने अंदर कुछ चेंज कर रहे हो, तो चेंज वो अच्छा भी कर सकते हो, आप लोग हार्मफुल भी कर सकते हो, या फिर ऐसा चेंज भी कर सकते हो जिसका कोई इफेक्ट ही देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि न्यूट्रल भी हो सकता है। हार्मफुल को मैं लीथल भी बोल सकती हूँ, लीथल यानी डेथ कॉजिंग भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि इवोल्यूशन का रीजन क्या होता है, क्या रीजन है जिसकी वजह से इवोल्यूशन देखने को मिलता है। पहला है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है इसके बारे में आपको करवाऊंगी। देन आता है यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, नेचुरल सिलेक्शन। देन आता है यहाँ पर म्यूटेशन, म्यूटेशन। नेक्स्ट आता है यहाँ पर जीन फ्लो। तो ये रीजन है किसके पीछे? इवोल्यूशन के पीछे। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड इवोल्यूशन, रीजंस बिहाइंड इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से थ्योरीज है इवोल्यूशन के, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। सो यहाँ पर एक तो आप लोगों ने कृष्णिज्म का थ्योरी पढ़ा होगा, जो कि भगवान ने बनाया धरती, ये वो लग गया था वहां पर। इसी के अलावा मैं थ्योरीज आपको करवा देती हूँ, क्योंकि पहले थ्योरीज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, बट अभी जो है थ्योरीज से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार ही पूछा जाता है, बट कई बार क्वेश्चन जो है इससे पूछ लिए जाते हैं। तो थ्योरीज वाला पोर्शन जो है वो मैं आपको करवा देती हूँ, जस्ट वेट। सो कौन कौन सी थ्योरीज है? पहला है कृष्णिज्म का थ्योरी, कि भगवान ने क्रिएट किया हम लोगों को। ठीक है, इसको बोला जाता है, एक थ्योरी है कृष्णिज्म, क्रिएट किया हमें, जिसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इसको कहा जाता है। इसी के साथ लेकिन ये थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है अबाउट ओरिजिन ऑफ एडेप्टेशन, ये एडेप्टेशन के बारे में नहीं बताती। इसे क्वेश्चन पूछा गया कि रिजेक्ट क्यों हुई थी, क्योंकि ये एडेप्टेशन के बारे में नहीं बताती। ठीक है, इसी के अलावा इवोल्यूशन के बारे में ये नहीं बताती। इसके अकॉर्डिंग ये है कि भगवान ने हमें बना दिया है, बस। ठीक है, दूसरा थ्योरी, दूसरा थ्योरी क्या है? दूसरा थ्योरी है हमारा थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया। दूसरा क्या है? थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया, जिसको एक और नाम से जाना जाता है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक या कॉस्मोजोइक थ्योरी, और इसको एक और नाम से जाना जाता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है?
यानी टेरेस्ट्री से बाहर, तो मानो कि स्पेस से कोई स्पोर आया धरती पे और वो स्पोर ने जर्मिनेट किया और धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, तो इस तरीके से पूरा अर्थ जो है उस पर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। ये कहता है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इसके बाद एक थ्योरी आता है जिसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग से आए हैं। इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी भी कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। इसी के साथ इसको ऑटोजेनेसिस थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोजेनेसिस। ठीक है, ये एरिस्टोटल ने दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए हैं। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो यानी कि लिविंग से ही आए हैं, नॉन लिविंग से नहीं आए हैं। तो ये है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये किसने दी थी? ये दी थी फ्रांसिस्को रेड्डी ने। इसी के अलावा ये दी थी किसने? लजारो स्पेलेंजेनी ने। इसी के अलावा दी थी लुइस पास्चर ने कहा था कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है, जिसपे उन्होंने जो स्वान नेक जो एक एक्सपेरिमेंट था, एस शेप फ्लास्क का जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था इन्होंने। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहां पर थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये किसने दी थी? ये दी थी जॉर्ज कर्विर ने दी थी ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसको कहा जाता है पैलेंटोलॉजी के बारे में उन्होंने बताया था। इसके अलावा एक थ्योरी है यूनिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ जियोलॉजी। ये दी थी किसने? जेम्स हटन ने। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखना। चार्ल्स लायल, इन्होंने क्या दी थी? प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, और एक मॉडर्न थ्योरी है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। कौन सी? मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन, जो कि हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड, जिसको ओपेरन हाल्डेन थ्योरी भी आप लोग कहते हो। ओपेरन हाल्डेन थ्योरी, इसमें आपको ज्यादा नहीं करवाऊंगी, बस एक चीज ध्यान रखना इस थ्योरी में कि यहां पर मेनली किस किस चीज को यूज किया जाता है। यहां पर मेनली जो यूज किया जाता है, ओपेरन हाल्डेन थ्योरी का मानना यह है कि पहले धरती पर क्या था? पहले धरती पर मैग्मा था और उसमें ब्लास्ट हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे गैसेस इवॉल्व हुए। वहां पर यूवी रेज, वहां पर प्रेजेंट ही सनलाइट से यूवी रेज देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से धरती गर्म हुई थी। फिर उसके बाद में बारिश वहां पर देखने को मिली, हॉट डाइल्यूट सूप बना और उसके बाद में फिर वाटर वेपर फॉर्म में क्लाउड बना और इस तरीके से लाइफ जनरेट हुई। ये इस थ्योरी का कहना था। इसके बाद में एक और थ्योरी आई जिसने इसी के ऊपर काम किया था, दैट इज यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। इसमें मैं केवल एक चीज आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हम लोग मेनली मीथेन को यूज करते हैं, अमोनिया को यूज करते हैं और H2 को यूज करते हैं और वाटर को यूज करते हैं, और इन तीन का कंसंट्रेशन रहता है 2:1:2। इसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से ये 3 कंपाउंड का नाम दे दिया गया था और ये बोला गया था कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि यूरे मिलर में इंक्लूड होता है, और उन 4 ऑप्शन में से वाटर भी था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर लेमार्किज्म का थ्योरी। लेमार्किज्म जिन्होंने यूज एंड डिसयूज के बारे में बताया था कि जिन फंक्शंस का, जिन फीचर्स का, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स का हम यूज करते हैं वो और ज्यादा मॉडिफाइड होते जाते हैं, जिनका यूज नहीं करते वो डिसअपियर हो जाते हैं। जिसमें उन्होंने केव फिश का एग्जाम्पल दिया था कि केव फिश जो थी वो जनरली अपने आइज को यूज नहीं करती थी, तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिला कि वो थोड़े टाइम में उसके आइज जो है वो लॉस्ट हो गई। इसी के साथ इसको कहा, इन्होंने एक और थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट में उन्होंने क्या कहा था कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी जो मैंने एक्वायर की अपनी जिंदगी में, फॉर एग्जाम्पल से समझा देती हूँ कि मान लो कि मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मान लो कि मेरे को टीचिंग करवानी आती है, ठीक है, मैं अच्छा पढ़ा लेती हूँ, मान लो, ठीक, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा पढ़ाना आता होगा।
राइट। तो ये चीज हो जाती है कि ऐसा नहीं है कि जो मेरे पेरेंट्स ने जो चीज ली थी वो मेरे अंदर आएगी या फिर मेरे अंदर जो चीज है वो आगे की जनरेशन में जाएगी। ठीक है, मान लो कि आप में से कोई बच्चा है जिसको सिंगिंग अच्छी आती है, सिंगिंग अच्छी आती है, तो इट डजेंट मीन ना कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जो आपका प्रोजनी होगा उस प्रोजनी को भी सिंगिंग आए। ये ट्रेट आपने एक्वायर किया अपने लाइफ टाइम में। जेनेटिक लेवल की चीजें ट्रांसफर होती हैं, लेकिन जो आपने सीखा है जिंदगी में वो तो नहीं जाता आगे वाले जनरेशन में। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये डिस्कार्ड कर दिया गया था, इसको यूज नहीं किया गया था, इसलिए रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर नेक्स्ट आता है डार्विनिज्म का थ्योरी। नेक्स्ट कौन सा आता है? डार्विन का, जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस दिया था कि अगर आपको इस धरती पर रहना है तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा अपने आप की एग्जिस्टेंस के लिए। बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा इन्होंने दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और यहां पर वही इंसान सर्वाइव कर पाएगा जो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि आप लोग गांव के इलाके में गए हो, ठीक है, रहने वाले आप लोग शहर के हो, लेकिन सारे शहर के लोग गांव में एडजस्ट नहीं कर पाते। कौन कर पाते? जो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। तो सर्वाइव वही कर पाएगा जो फिट होगा उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में उन्होंने बताया था कि नेचर सिलेक्ट करती है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में उन्होंने बताया था। इसी के अलावा इन्होंने इन्हीं के जैसा थ्योरी किस किसने दिया था, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जो अल्फ्रेड वेलेस है, अल्फ्रेड वेलेस एंड थॉमस मैकआर्थर, ये भी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर उस टाइम पर काम कर रहे थे जिस टाइम पर इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की एक बुक पब्लिश की थी। इसी के अलावा एडेप्टेशन क्या होती है? एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि हम लोग किसी इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी के अलावा एक कंसेप्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? डिफरेंशियल सर्वाइवल। डिफरेंशियल सर्वाइवल कि मान लो कि नेचर में यहां पर एक ये इंडिविजुअल है, एक ये इंडिविजुअल है, एक ये इंडिविजुअल, एक ये इंडिविजुअल है। ठीक है, अब यहां पर अगर वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन ही नहीं है, सब एक जैसे हैं, तो नेचर किसको सिलेक्ट करेगी? वेरिएशन के बेसिस पे तो सिलेक्ट की जाएगी। मान लो कि ये वाला फिट है उस इन्वायरमेंट के लिए तो इसको सिलेक्ट करेगी। तो वेरिएशन का होना जरूरी है, डिफरेंशियल सर्वाइवल, वेरिएशन, और इसी के साथ में यहां पर क्या होना जरूरी है? फिनोटाइप के बेस पर ये सिलेक्ट करती है, बेस्ड ऑन डिफरेंट फिनोटाइप। फिनोटाइप के बेस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसी के अलावा यहां पर रिप्रोडक्टिव ट्रेट यहां पर होना चाहिए कि इसके पास जो ट्रेट है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाए। इसके अलावा यहां पर जो डार्विन थे उन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन का भी कंसेप्ट दिया था। एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये एरिया में डार्विन के फिंचेस थे। ठीक है, डार्विन फिंचेस थे बहुत सारे, यहाँ पर ये 1 2 3 4 डार्विन फिंचेस है। ये इन्होंने क्या किया, ये जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट हुए अलग अलग एरिया में। ठीक है, अलग अलग आइलैंड पे चले गए। तो यहाँ पर ये क्या हो गए? रेडिएट हो गए हैं। क्या हुए हैं ये? रेडिएट। रेडिएट यानी डाइवर्ज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? डाइवर्ज हो गए हैं, रेडिएट हो गए हैं। यहाँ पर ये गया, ये गया, एक ये गया, और उन्होंने इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया। इसको कहा जाता है एडेप्टिव रेडिएशन एंड द बेस्ट एग्जांपल इज डार्विन फिंचेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म किसके बारे में बताता है? वेरिएशन के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, सिंथेटिक थ्योरी के बारे में बताता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यानी म्यूटेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं हम लोग। अच्छा, नेचर मैंने कहा कि फिनोटाइप के बेस पे सिलेक्ट करता है। इसका एग्जांपल क्या है? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जब तक इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म नहीं हुआ था, इंडस्ट्रीज वगैरह जब तक नहीं आई थी यूज में, उससे पहले क्या होता था? लेट सपोज कि ये मेरे पास में एक ट्री है, लेट सपोज, ठीक है, और यहां पर बहुत सारे कीट पतंगे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं, और ये प्रीडेटर है जो इसके ऊपर फीड कर सकता है। ये क्या है? ये प्रीडेटर है जो इसके ऊपर फीड कर सकता है, लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रहा कि प्लांट है, प्लांट के लीफ है, या फिर ये शिकार है इनका, इसको समझ ही नहीं आ रहा। तो इस टाइम पर ये सर्वाइव कर जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर इंडस्ट्रीज आए, इंडस्ट्री से धुआं वगैरह आता है, जिसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पर, जिसकी वजह से ये देखने को मिला कि ये जो एरिया है ये कैसा हो गया, ये एरिया में ब्लैकिश ब्लैकिश जो है ये यहाँ पर हो गया। ठीक है,
क्योंकि धुआं वगैरह आ गया। अब देखो यहाँ पर, पहले यहाँ पर ब्लैक कलर के भी थे यहाँ पर मोथ, ठीक है, पहले जो ब्लैक कलर के थे उनको तो प्रीडेटर पहचान के खा ले रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बाद में ब्लैक वाले छिप जा रहे हैं, ग्रीन वाले क्लियरली इसको विजुअलाइज हो जाते हैं, अब इनकी मौत आएगी। तो समझ रहे हो कि फिनोटाइप के बेस पे सिलेक्शन हुआ, पहले ग्रीन वालों का सर्वाइवल अच्छा था, बाद में ब्लैक वालों का सर्वाइवल अच्छा हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट वन इज फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का क्या फेट है? तो फेट इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, जिसको हम लोग बैलेंस्ड बोलते हैं। बैलेंस्ड यानी कि जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन जहां देखने को मिलता है। देन बात करते हैं मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या? मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कितने मोड हैं नेचुरल सिलेक्शन के? मेनली 3 के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है डिसरप्टिव, एक होता है स्टेबलाइजिंग। ये 3 मोड होते हैं, 3 तरीके का नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। डिसरप्टिव, राइट। तो यहां पर डायरेक्शनल के केस में क्या होता है? डायरेक्शनल के केस में यहां पर एक एक्सट्रीम पे यहां पर देखने को मिलेगा फिनोटाइप का सर्वाइवल। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिनोटाइप का सर्वाइवल जो है ये इस एक्सट्रीम पे है, राइट, यहां पर। तो 1 एक्सट्रीम पे फिनोटाइप का सर्वाइवल देखने को मिलेगा। स्टेबलाइजर में क्या होता है? एवरेज वैल्यू, यानी जो मीन वैल्यू है, जो मिडल वैल्यू है, मीन वैल्यू पे यहां पर देखने को मिलेगा। डिसरप्टिव में क्या होता है? बाई मॉडल होता है, यानी कि यहां पर 2 एक्सट्रीम पे यहां पर सर्वाइवल देखने को मिलेगा, तो मीन वैल्यू पे नहीं देखने को मिलेगा, तो इसको बाई मॉडल भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं ट्रेड ऑफ का कंसेप्ट। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। फॉर एग्जाम्पल वो पेरेंट्स जिनके 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे होते हैं तो उनमें पेरेंटल केयर कम होती है, जबकि जिनका 1 या 2 चाइल्ड होते हैं यहाँ पर पेरेंटल केयर ज्यादा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नंबर बढ़ा है, पेरेंटल केयर घटी है, ठीक है। तो जब एक चीज में बढ़ावा आता है तो दूसरी चीज घटेगी, तो ये कहता है ट्रेड ऑफ का कंसेप्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आता है यहाँ पर टाइप ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कितने टाइप का होता है? टाइप्स देखते हैं इवोल्यूशन के। एक होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक होता है हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक होता है अपना को इवोल्यूशन। एक होता है पैरेलल इवोल्यूशन। एक होता है माइक्रो इवोल्यूशन। एक होता है मैक्रो इवोल्यूशन। कौन सा? मैक्रो इवोल्यूशन। ये सारे होते हैं इवोल्यूशन के टाइप, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कॉमन एंसेस्टर है, ये कॉमन एंसेस्टर है, इससे डाइवर्ज हो गए और डाइवर्ज होके नए स्पीसीज बन गए, ये है हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहां पर जियोग्राफिकल बैरियर देखने को मिलता है, जियोग्राफिकल बैरियर। कॉमन एंसेस्टर है यहां पर, राइट। एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक स्पीशीशन देखने को मिलेगा जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से, ध्यान रखना। एलोपैट्रिक या फिर पेरीपैट्रिक किसकी वजह से होता है? जियोग्राफिकल बैरियर। कहीं पर भी आ जाए तो एलोपैट्रिक लगा देना बिना सोचे समझे, ठीक है। इसी के अलावा यहां पर होमोलोगस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा क्योंकि कॉमन यहां पर एंसेस्टर है। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर आता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्लोजली रिलेटेड नहीं होते, कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, अलग अलग एरिया से 2 स्पीसीज चले हैं, लेकिन क्या हुआ कि उनके ऊपर सेम सिलेक्शन प्रेशर लगा, एक ही इन्वायरमेंट में वो गए, एक ही तरीके से एडप्ट किया, तो उनका जो फंक्शनल है, जो एनालोगस सिमिलैरिटी है वो सेम होगी यहाँ पर, जैसे पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर प्रीडेटर अपने को इवोल्व करा तो प्रे भी करेगा, क्योंकि प्रीडेटर अगर इवोल्व नहीं करेगा तो प्रे को खाएगा नहीं, प्रे इवोल्व नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, प्रीडेटर खा जाएगा। तो को इवोल्यूशन का मतलब है पैरेलल इवोल्यूशन चल रहा है। इसके साथ में आता है पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन समहाउ रिलेटेड हमारा को इवोल्यूशन के जैसा ही। इसके बाद नेक्स्ट आता है माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब चेंज हमारा डीएनए लेवल पे हो या फिर एलिलिक फ्रीक्वेंसी लेवल पे हो या फिर विद इन अ स्पीसीज हो, ये होता है माइक्रो इवोल्यूशन। इसके अलावा इसके रीजन क्या होते हैं? वही रीजन होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, माइग्रेशन और नेचुरल सिलेक्शन, जो कि इवोल्यूशन के रीजन होते हैं। मैक्रो इवोल्यूशन क्या होता है? जब चेंजेस अबव द स्पीसीज लेवल हो, अबव द स्पीसीज लेवल जब चेंज हो तो ये होता है मैक्रो इवोल्यूशन। यहां पर एक कंसेप्ट आता है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का। क्या आता है? पंक्चुएटेड
इक्विलिब्रियम, जिसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम बाय जर्क। क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन बाय जर्क। बाय जर्क का मतलब क्या होता है? एकदम से इवोल्व हो गई। जैसे ये पहले इस कलर की स्पीसीज थी, लेकिन एकदम से इवोल्व होकर रेड कलर की हो गई है, और उसके बाद में जो इवोल्यूशन है वो बहुत स्लोली हो रहा है। तो यहां पर बाय जर्क इवोल्यूशन हुआ है। तो ये होता है इवोल्यूशन बाय जर्क, ठीक है, रैपिड ड्यूरिंग स्पेशिएशन। उसके बाद फिर ग्रेजुअली होता है। ग्रेजुअलिस्टिक में क्या होता है? धीरे धीरे चेंज होता है। नेक्स्ट आता है यहां पर कुछ टर्म्स है जिनके बारे में हमें देखना होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक आता है हमारे यहां पर होमोप्लेसी। क्या आता है? होमोप्लेसी। होमोप्लेसी में क्या देखने को मिलेगा? कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है यहां पर, इन दिस वे समथिंग। तो ये यहां पर अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरीके से, ये क्या है? ये है टेक्सा, ठीक है, ये है टेक्सा। तो दो या दो से ज्यादा टेक्सा दैट हैव नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ये कॉमन एंसेस्टर नहीं है, इनके अलग अलग एंसेस्टर है। ये इसका है, ये इसका है, तो कॉमन एंसेस्टर नहीं है, इवोल्व हुए हैं ये अलग अलग एंसेस्टर। तो ये होमोप्लेसी है। इसी के अलावा अगर इस तरीके का इवोल्यूशन अगर देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से कि कॉमन एंसेस्टर से ही इवोल्व हुए हैं, ठीक है, शेयर किया कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसको कहते हैं, ये देखो इन्होंने शेयर किया है। तो ये क्या है? सीन एपोमोर्फी। क्या है? सीन एपोमोर्फी। और एक ही लीनिएज में है तो वो है ऑटो एपोमोर्फी, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है। ऑटो यानी सेल्फ, एक ही के पास है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी किसी के पास नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मेटिंग बिहेवियर के बारे में। मेटिंग बिहेवियर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक आता है मोनोगैमस। क्या आता है? मोनोगैमस। मोनोगैमस में क्या होता है? वन फीमेल मीट करेगा, एक मेल एक फीमेल के साथ ही मीट करेगा। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर मेल और फीमेल क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, डिफरेंस नहीं कर सकते आप लोग, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। इसी के अलावा यहां पर पेरेंटल केयर कौन देता है? दोनों ही पेरेंटल केयर देंगे, दोनों ही पेरेंटल केयर देंगे। इसी के अलावा यहां पर क्या होता है? मेट जो है, मेट गार्डनिंग हाइपोथेसिस यहां पर देखने को मिलती है, हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी कि जो मेल है वो फीमेल को गार्ड करेगा कि किसी और के साथ तुझे ब्रीड नहीं करना, तो मेल असिस्ट करता है यहां पर। दूसरा बिहेवियर आता है मेटिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगैमस। क्या आता है? पॉलीगैमस। अच्छा, यहां पर जो है ग्रेटर इन्वेस्टमेंट कौन करता है? पेरेंटल केयर में मेल करता है, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं पॉलीगैमस। पॉलीगैमस क्या होता है? पॉलीगैमस में दो तरीके के होता है, एक होता है पॉलीगाइनी, एक होता है पॉलीएंड्री, ठीक है। तो जैसे प्लांट में आप लोग एंथर समझते हो, एंथर यानी मेल, तो यहां पे ये रिलेटेड होगा मेल, ठीक है। पॉली यानी बहुत सारे, ठीक है, तो मैनी, तो बहुत सारे मेल जो है एक फीमेल के साथ ब्रीड करेंगे। तो यहां पर हीरो कौन है? हमारी फीमेल है, इसको अटेंशन मिलेगी सारे मेल की, ठीक है। पॉलीगाइनी, गाइन यानी गर्ल, तो यहां पर बहुत सारे, मैनी फीमेल है, बहुत सारे फीमेल है, वो एक मेल ही होगा उनके साथ ब्रीड करने के लिए, एक मेल इन सारे फीमेल्स के साथ ब्रीड करेगा। तो यानी हीरो कौन है? यहां पर मेल है हीरो यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये चीज देखने को मिलती है। सेक्सुअली डायमोर्फिज्म होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे फीमेल हैं, ठीक है, पॉलीगाइनी में मेल एक ही है, तो मेल क्या करेगा? वन बाय वन ब्रीड करेगा। तो यहां पर पेरेंटल केयर कौन देगी? फीमेल देगी। कौन देगी? फीमेल। मेल के पास टाइम नहीं है। और पॉलीएंड्री में क्या होता है? पॉलीएंड्री के केस में बहुत सारे यहां पर मेल है, तो पेरेंटल केयर कौन देगा? मेल देगा, क्योंकि फीमेल एक ही है, उसके पास भी टाइम नहीं है। नेक्स्ट वन, ये मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूं। नेक्स्ट आता है यहां पर जो पॉलीगाइनी होता है, पॉलीगाइनी में एक लैक मेटिंग का कंसेप्ट आता है। तो ये किससे रिलेटेड होता है? लैक मेटिंग हो गया, हैरम मेटिंग हो गया, ये सारे के सारे अगर कहीं पर भी आते हैं ना टर्म्स, तो ये पॉलीगाइनी के अंडर आएंगे। पॉलीगाइनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे फीमेल जो है वो एक ही मेल होगा उनके साथ ब्रीड करने के लिए, तो ये होता है पॉलीगाइनी। नेक्स्ट आता है यहां पर एक कंसेप्ट आता है रिवर्स डायमोर्फिज्म, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये यहां पर पॉली एंट्री का केस होता है। पॉली एंट्री का केस का मतलब
ग्रेटर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? पेरेंटल केयर में, क्योंकि बहुत सारे मेल है तो मेल इन्वेस्टमेंट करेंगे किसमें? पेरेंटल केयर में। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक कंसेप्ट आता है, यहां पर नेक्स्ट आता है हमारे यहां पर, अच्छा पॉलीएंड्री का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। पॉलीएंड्री का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ हनी बी का। हनी बी के केस में क्या होता है, एक क्वीन होती है, तो एक क्वीन मल्टीपल मेल के साथ ब्रीड करती है, बाकी वर्कर बीस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस में मल्टीपल मेल ब्रीड करेंगे मल्टीपल फीमेल के साथ में। ठीक, ब्रीडिंग किस हिसाब से होती है? इस हिसाब से ब्रीडिंग होती है कि टेरिटरी का साइज कितना है उनके मेट का, इसके अलावा एनर्जी कितनी है, कोस्ट, फॉरेजिंग, डिफेंस कितना वो दे सकता है, तो इन बेसिस पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एनिमल बिहेवियर के बारे में, जिसमें एक आता है हमारा रेड क्वीन हाइपोथेसिस। रेड क्वीन हाइपोथेसिस क्या होता है? को इवोल्यूशन के जैसा ही कंसेप्ट होता है। को इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि मान लो कि ये हमारा है प्रीडेटर और ये इसका है प्रे, ये शिकारी है, ये इसका शिकार है। अब अगर शिकार इसको बचना है तो ये अपने अंदर बदलाव करेगा। ठीक है, इसको अगर पेट भरना है तो ये भी अपने अंदर बदलाव करेगा, तो दोनों पैरेलली को इवोल्व, साथ साथ में इवोल्व करते हैं। तो यही होता है हमारा रेड क्वीन हाइपोथेसिस का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है यहां पर सेक्सुअल सिलेक्शन। एक रनअवे सिलेक्शन भी आता है। रनअवे सिलेक्शन जो होता है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल सिलेक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में लेके सिलेक्ट किया जाता है रनअवे सिलेक्शन में, कि जो फिट, जो दिखने में अच्छा होगा उसी के साथ में मीटिंग की जाएगी, तो वो होता है हमारा रनअवे सिलेक्शन। एक होता है सेक्सुअल सिलेक्शन जिसके अंदर हम लोग हैंडीकैप थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। हैंडीकैप थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है? नेचर उसी को सिलेक्ट करेगी, किसको? जो फिट होगा। ठीक है, फिटनेस जिसमें इंक्रीज होगी। हैंडीकैप थ्योरी जो है ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू एक्सप्लेन तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे पिकॉक है, मोर है, तो मोरनी उसी के साथ मेट करेगी जिसके पास में जो वो आईज होते हैं ना, ग्रीन कलर के उसके पंखों पे, वो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अब वहां पर देखो कि मोर के पास में ज्यादा आईज है, ठीक है, जितने बड़े पंख है उतना ही मेटिंग हो पाएगी, लेकिन इसका नुकसान भी होता है पिकॉक को। क्या? कि अगर उसके जितने ज्यादा हैवी पंख होंगे और कोई अगर मान लो शेर उसको खाने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर भारी शरीर है तो वो इंसान उड़ नहीं पाएगा। तो यानी कि वो जो उसका फिनोटाइप है वो इसको क्या कर रहा है, वो हार्मफुल है उसके लिए, लेकिन फिर भी नेचर ने सिलेक्ट कर रखा है पिकॉक को। क्यों? क्योंकि जो उसके आईज है उनके थ्रू क्या हो रहा है, मेटिंग हो रही है। ठीक है, फीमेल पार्टनर मेट करिए उसके साथ में, और जिसकी वजह से जीन फ्लो कंटिन्यू है, कि जीन फ्लो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर पिकॉक का टेल, इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एनिमल बिहेवियर के बारे में। एनिमल बिहेवियर के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक होता है इनेट यानी जो बचपन से हमारे अंदर चीज है, जो बचपन से हम लोगों ने सीख रखी है वो है। एक लर्न जो कि हम लोग लर्न करते हैं, जिसमें आता है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग क्या होता है? जैसे बत्तख होती है ना, तालाब में चलते बत्तख, तो उसमें क्या होता है, उसके जो बेबी होते हैं बत्तख के, वो उसको फॉलो करते हैं। इम्प्रिंटिंग यानी उसके नक्शे कदमों पे चलते हैं, फुटप्रिंट पे चलते हैं, ये होता है इम्प्रिंटिंग, कि लर्न कर रहे हैं वो। इसके अलावा एक होता है कोऑपरेटिव बिहेवियर, जिसको हंटिंग बोलते हैं। एग्नोस्टिक यानी एग्रेसिव बिहेवियर होता है। एक होता है कोर्टशिप डिस्प्ले। कोर्टशिप डिस्प्ले का मतलब होता है कि सेक्सुअल सिलेक्शन होना, ठीक है, या फिर अट्रैक्ट करना पार्टनर को। इसके अलावा होता है अल्टुरिज्म। अल्टुरिज्म का कंसेप्ट हम लोग अभी देख लेते हैं। अल्टुरिज्म क्या होता है? अल्टुरिज्म का मतलब होता है कि खुद की जीवन का नुकसान करके दूसरे को फायदा पहुंचाना। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी ऐसा तो नहीं करना चाहेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स अपना नुकसान करके हमारा फायदा करते हैं, तो ये क्या होता है? अल्टुरिज्म। बेनिफिट अदर ऑर्गेनिज्म एट अ कोस्ट टू इटसेल्फ। तो ये ना तो डार्विन की थ्योरी को फॉलो करता है, नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो नहीं करता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये है कि इसको प्रूव कौन करता है? हैमिल्टन रूल, कि कोई भी ऐसे ही किसी की मदद नहीं कर देता, कोई भी किसी दूसरे के लिए अपनी जान को नुकसान नहीं करेगा। ठीक है,
तो यहां पर हैमिल्टन रूल आता है। हैमिल्टन क्या बोलता है कि उसी की हेल्प की जाती है जो उसके ज्यादा क्लोज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पर फादर, मदर, सिबलिंग्स यानी भाई बहन, सगे भाई बहन, या फिर ऑफस्प्रिंग, इनमें रिलेटिवनेस कितनी होती है? रिलेटिवनेस होती है इनमें 50%। कितनी होती है? 50%, जिसको हम लोग 0.5% या फिर 1/2 भी बोलते हैं। तो यहां पर ज्यादा चांसेस है कि अल्टूरिज्म एक्ट देखने को मिले। इसी के साथ में यहां पर जैसे नीस हो गया, नेफ्यू हो गया, यानी कि कजन को छोड़ दो यहां पर, बाकी जो रिश्ते में बच जाते हैं, कजन के साथ 1.8 रिलेटिवनेस होता है, बाकी जितने रिश्ते बच गए उन सब में होता है 0.125 है, उनमें होता है 0.25। ठीक है, इतना रिलेटिवनेस। इसके अलावा एक कंसेप्ट आता है इंक्लूसिव फिटनेस का। इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है? इंक्लूसिव फिटनेस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। ठीक है, ये होता है इंक्लूसिव का फॉर्मूला। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं हम लोग किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसी की मदद करेंगे जो कि हमारा क्लोज रिलेटिव होगा। ग्रुप सिलेक्शन यानी कि ग्रुप को सिलेक्ट करना, यानी कि मान लो कि आपके ग्रुप में 10 लोग हैं और आपकी जान को दाव पे रखे उन 10 की जान बचाई जा सकती है। जैसे सोल्जर लोग करते हैं कि वो पूरे इंडिया की जान बचाने के लिए, भारत के लोग की जान बचाने के लिए खुद की जान दाव पे लगा देते, तो वो है ग्रुप सिलेक्शन, कि ग्रुप को वहां पर फेवर किया जा रहा है। एक कंसेप्ट आता है हैप्लोडिप्लॉइडी का। हैप्लोडिप्लॉइडी क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉइडी होता है कि मदर और फीमेल, यानी जो फीमेल सिबलिंग, यानी सिस्टर जो सिस्टर है, सिस्टर जो है, सिस्टर के बीच में 75% रिलेशन देखने को मिले। ठीक है, और सिस्टर ब्रदर के बीच में कितना हो? सिस्टर ब्रदर के बीच में हो 1/4। ठीक है, यानी कि 0.25। ये होता है हैप्लोडिप्लॉइडी, जो कि क्वीन बी में देखने को मिलता है, जहां पर सिस्टर के बीच में ज्यादा वहां पर रिलेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डे, एक और चीज बता देती हूँ, हैमिल्टन रूल में बताना भूल गई मैं, RB ग्रेटर देन C ये देखने को मिलता है। R होता है रिलेटिवनेस कितनी है, B होता है बेनिफिट, C होता है कॉस्ट। तो ये ग्रेटर होता है, रिलेटिवनेस और बेनिफिट ग्रेटर देन होगा जो कॉस्ट पे की जाएगी। इसको ऐसे लिख देते हैं RB माइनस C ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट वन हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल में कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि यहां पर कोई सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं होता, रैंडम मेटिंग देखने को मिलती है, लार्ज पॉपुलेशन में ये अप्लाई होगा, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगी, कोई जीन फ्लो देखने को नहीं मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज में होगा, कोई म्यूटेशन नहीं, कोई सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं। तो वहां पर हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो होता है। ठीक है, जहां पर एलील जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेगी। तो एलील का फ्रीक्वेंसी कैसे देखते हैं? P+Q=1। और जीनोटाइप का कैसे देखते हैं? A² + B² का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, प्लस होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पता होगा A+B का होल स्क्वायर P² + 2PQ + Q², अगर मैं P+Q के हिसाब से इसको रखूं तो। ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? एलील फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी कैपिटल R की कितनी है प्लस फ्रीक्वेंसी कैपिटल R की कितनी है /2। इससे ही करते हैं हम लोग, क्योंकि ये मैंने अभी बताया ना P² + 2PQ + Q²। तो P² का मतलब P और P, ठीक है, 2PQ, ठीक है, ये P और ये Q² तो हम लोग निकाल लेंगे, ये जितना निकल के आएगा 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि P+Q = 1 होता है ना। अगर एक का वैल्यू निकल गया दूसरे का 1 - Q करके निकाल सकते हैं = P। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हार्डे विनबर्ग के लिए। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग, इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग का HE, यानी एक्सपेक्टेड अपॉन ओरिजिनल अपॉन एक्सपेक्टेड। ठीक है, इनब्रीडिंग। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्पीशिएशन। नेक्स्ट क्या आता है? स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या होता है कि जब अलग अलग स्पीसीज बन गए हो, स्पीसीज अब अलग अलग बन गए, कोई जीन फ्लो वहां पर नहीं हो रहा, कोई वहां पर क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, तो नई स्पीसीज बन गए। ठीक है, तो यहां पर मेनली जैसे एलोपैट्रिक स्पीशिएशन,
एलोपेट्रिक किसकी वजह से होता है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मान लो कि यहाँ पर एक पॉपुलेशन बह रही थी और बीच में यहाँ पर नदी बह रही है, ठीक है, नदी बहने लगी, तो ये क्या हो गया? आइसोलेट हो गए, अब इनका रहन सहन अलग है। पेरीपेट्रिक का मतलब क्या होता है? पेरीपेट्रिक का मतलब होता है कि यहाँ पर एक पॉपुलेशन बह रही है और ये जो पेरीफ्री वाले लोग हैं कहीं और चले गए। इसके अलावा होता है पैरापेट्रिक। पैरापेट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉपुलेशन है। पैरापेट्रिक में क्या होता है कि एक ही पॉपुलेशन है और वहां पर क्या हुआ, मान लो इस एरिया में क्या हो गया? पॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? पॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, यहाँ पर कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है? यहाँ पर पॉल्यूशन रीजन होता है मेनली, टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पर रीजन होते हैं। एक होता है सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक यानी साथ रह रहे हैं और वहां पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, ये होता है सिम्पैट्रिक, ठीक है। तो एलोपैट्रिक में क्या ध्यान रखना है? एलोपैट्रिक स्पीशीशन में ध्यान रखना है जियोग्राफिकल बैरियर जहां देखने को मिल जाए, जियोग्राफिकल बैरियर वहीं पे एलोपैट्रिक टिक कर देना आपने। इसी के अलावा कहीं पर अगर पेरीपेट्रिक जो होता है, यहाँ पर भी जियोग्राफिकल बैरियर होता है लेकिन पेरीफ्री से होता है। इसी के अलावा एक होता है पैरापेट्रिक। पैरापेट्रिक में पोल्यूशन जहां पर आ जाए, और सिम्पैट्रिक यानी सेम स्पीसीज में जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिले सिंगल पॉपुलेशन में, तो वो होता है हमारा पेरीपेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये डायरेक्शन लेस होती है। डायरेक्शन लेस चेंजेस होते हैं एलील के फ्रीक्वेंसी में। चेंज किसकी फ्रीक्वेंसी में? एलील के फ्रीक्वेंसी में, डायरेक्शन लेस चेंज। इसी के अलावा बाय चांस इवेंट होता है। ये क्या होता है? बाय चांस इवेंट होता है और जनरली ये देखने को कहां मिलेगा? स्मॉल पॉपुलेशन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो तरीके होते हैं। एक होता है बोटल नेक इफेक्ट। दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बोटल नेक इफेक्ट किसकी वजह से होता है? डिजास्टर हो जाए, ठीक है, हंटिंग हो, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉप, ये इसके रीजन होते हैं। जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं इसमें रिड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है हमारा यहाँ पर फाउंडर इफेक्ट। दूसरा कौन सा आता है? फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है? फाउंडर इफेक्ट में यहाँ पर माइग्रेशन देखने को मिलता है। माइग्रेशन की वजह से होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कुछ प्रॉपर्टीज है, वो लिखवा देती हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज है, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होता है। कैन लीड टू होमोजाइगस कंडीशन जो कि लीथल होगी। कैन लीड्स टू होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जो कि कैसी होगी? डेथ कॉजिंग भी हो सकती है, लीथल भी हो सकती है। कैन कॉज हार्मफुल एलील टू बिकम फिक्स्ड। रैंडम चेंजेस होते हैं एलील के फ्रीक्वेंसी में, रैंडम चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा सिमिलैरिटी इंक्रीज हो जाती है एंड डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्चुअल पॉपुलेशन, ठीक है, और जेनेटिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही एक्ट करता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आता है हमारा यहां पर क्या? नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन, न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। न्यूट्रल थ्योरी मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन किसने दी थी? मोटो कामिउरा ने दी थी। किसने दी थी? मोटो कामिउरा ने दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था? न्यूट्रल थ्योरी के अकॉर्डिंग, न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन किसने दी थी? मोटो कामिउरा ने दी थी। किस लेवल पे दी थी? डीएनए और प्रोटीन लेवल पे चेंजेस होते हैं। किस वजह से होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस? नेचुरल सिलेक्शन ड्यू टू न्यूट्रल सिलेक्शन की वजह से।
न्यूट्रल सिलेक्शन की वजह से, ना कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद में न्यूट्रल थ्योरी जो है डज नॉट सजेस्ट रैंडम ड्रिफ्ट, रैंडम ड्रिफ्ट को ये बता नहीं पा रही थी। तो यहां पर क्या देखने को मिला, जेनेटिक ड्रिफ्ट इसको फेवर करती थी, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो इसको फेवर करती थी। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया था कि जो हार्मफुल म्यूटेशन है, जो नेगेटिव म्यूटेशन, उसको एलिमिनेट किया जाता है, एडवांटेज वाला जो होता है उसको रख लिया जाता है, न्यूट्रल वाला कोई इफेक्ट डालता ही नहीं। कुछ पॉइंट यहाँ पर बोले गए थे। पहला पॉइंट था न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशन, न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशन कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेस इंपॉर्टेंट इवोल्व फास्टर होते हैं, जैसे कि इंट्रॉन्स जो होते हैं वो इवोल्व फास्टर होते हैं। न्यूट्रल चेंजेस ज्यादा कॉमन होते हैं डिसरप्टिव के कंपैरिजन में। पहले जीन डुप्लीकेट करता है, उसके बाद उसको उसका फंक्शन असाइन होता है, और सिलेक्टिव एलिमिनेशन जो है वो डेडली म्यूटेशन कॉज कर सकता है, ये बताया गया था। और यहाँ पर न्यूट्रल लेवल पे डीएनए में जो चेंज होते हैं न्यूट्रल थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसके पीछे जो मेन फोर्स होता है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये कहा था मोटो कानमुरा ने, दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द मेन फोर्स इन चेंजिंग द एलील फ्रीक्वेंसी फॉर न्यूट्रल एट डीएनए लेवल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन अगर मैं बताऊं न्यूट्रल थ्योरी के, मॉलिक्यूलर क्लॉक के बारे में अगर मैं बताऊं तो मॉलिक्यूलर क्लॉक का फॉर्मूला क्या होता है, आर यानी रेट ऑफ इवोल्यूशन इज इक्वल टू डी बाई 2t, जहां पर डी क्या है, प्रोपोर्शन है बेस पेयर का, न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयर का, टी है टाइम। इसके अलावा यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, ये यहीं पर करवा देती हूँ मैं इसी स्लाइड में, या फिर नया स्लाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ka बाई ks का, जहां पर s क्या है, सिनोनिम्स है, ka है नॉन सिनोनिम्स। अगर ka बाई ks जो है अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा, डार्विन सिलेक्शन होगा, डार्विन सिलेक्शन। अगर ka बाई ks जो है ये ऐसे है तो ये स्टेबलाइजिंग होगा, और अगर ka बाई ks जो है इक्वल टू 1 है तो न्यूट्रल सिलेक्शन होगा। क्या होगा, न्यूट्रल सिलेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर क्लेड के बारे में बताऊं, एक होता है मोनोफाइलेटिक क्लेड, जिसमें क्या होता है, सिंगल कॉमन एंसेस्टर को इंक्लूड किया जाता है। एक होता है पैराफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक का मतलब क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर होगा, उसके कुछ डिसेंडेंट होंगे। और पॉलीफाइलेटिक में कॉमन एंसेस्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल आता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में यहां पर 3 एराज हैं, कौन कौन से, सेनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक, इनसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इसी के अलावा सेनोजोइक में यहां पर पीरियड्स कितने हैं, ये है एराज, ये क्या है, ये एराज है। पीरियड्स कितने हैं, पीरियड्स है यहां पर सेनोजोइक में 2 हैं, क्वाटनरी और टर्शरी। मीसोजोइक में 3 हैं, कौन कौन से हैं मीसोजोइक में, क्रीटेशियस, इसी के अलावा जूरेसिस, इसी के अलावा ट्राइसिक। इसी के अलावा पैलियोजोइक में कितने हैं पीरियड्स, पैलियोजोइक में आएंगे यहां पर पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलियूरियन एंड ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन, ठीक है, ये रहता है, ये पीरियड्स है। अपोच अगर मैं बताऊं तो क्वाटनरी और टर्शरी, इसमें होलोसीन और प्लेस्टोसीन होता है, होलोसीन और प्लेस्टोसीन। टर्शरी के अंदर कौन कौन से आएंगे, टर्शरी के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, प्लियोसीन, मीसोसीन, ओलिगोसीन, इओसीन, पैलियोसीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, नेक्स्ट आता है यहाँ पर, एक एक चीज बता देती हूँ मैं इन सब के बारे में। कैम्ब्रेज के बारे में बता देती हूँ मैं, कैम्ब्रेज, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन क्या होता है, इसको कहा जाता है एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स। मैराइन एनिमल्स के बारे में देखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा सिलियूरियन, सिलियूरियन होता है एज ऑफ कोरल लीफ, एज ऑफ कोरल लीफ। इसी के अलावा एक होता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस क्या होता है, कार्बोनिफेरस होता है एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ एम्फीबियंस। इसके बाद होता है ओडोविशियन। ओडोविशियन क्या होता है, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स।
इसी के अलावा होता है पर्मियन। पर्मियन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ कोनिफर्स यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एक होता है कोनिफर्स और एक होता है प्लीस्टोसिन। प्लीस्टोसिन क्या होता है? आइस एज होती है। और जुरासिक होता है एज ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग डायवर्सिटी के इंपॉर्टेंट 2 या 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।